दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे मिस्टीरियस जंगल की है जहाँ एक बार जो जाता है वो वापस लौटकर नहीं आ पाता, क्योंकि वहाँ वनरांची नाम की एक आत्मा रहती है जो उसी जंगल में रहकर उसकी रक्षा करती है, और जो उसके दायरे में आता है वो एक मकड़ी के जाल में खुद को फंसा हुआ पाता है। तो आखिर ये जाल कैसे बनते हैं और इंस्पेक्टर ऋषि कैसे इन मर्डर केसेस को सॉल्व कर पाएगा, यही देखेंगे प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस हॉरर मिस्टीरियस थ्रिलर सीरीज में, जिसका नाम है इंस्पेक्टर ऋषि और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। इस सीरीज को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला है क्योंकि इसकी कहानी सच में एक अलग लेवल की है। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं, जिसमें से पहले 5 एपिसोड्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, बाकी के 5 नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हमें 20 साल पहले के कोयम्बटूर गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक थायंकड़ू जंगल में रहने वाले कबीले को दिखाया जाता है। यहाँ के लोग अपनी लाइफ से बहुत खुश होते हैं और सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। आज इनके कबीले में कोई फेस्टिवल होता है जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, और शाम होते होते ये लोग इकट्ठा होकर अपनी वन देवी को पूजने के लिए एक गुफा में जाते हैं। इनकी देवी का नाम वनरांची होता है। यहाँ सभी लोग देवी की पूजा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं और पास ही में बने एक गड्ढे में लकड़ियाँ डालकर उसमें आग लगा देते हैं और फिर अचानक एक एक करके उसमें कूदने लगते हैं, जिससे सभी की मृत्यु हो जाती है। ये सीन देखने में काफी अजीब और डरावना लगता है और इस सब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कबीले वाली देवी को खुश करने के लिए किसी पुरानी परंपरा को फॉलो कर रहे हों। तभी हमें रात को एक पेड़ से एक लाल साड़ी पहने हुए लेडी को निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसके सर पर सिंग होते हैं और उसका चेहरा बहुत भयानक होता है, और हम समझ पाते हैं कि यही वो देवी वनरांची है जो बाहर आते ही बहुत जोर से दहाड़ने लगती है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें 20 साल बाद कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स को जंगल में दिखाया जाता है। ये जंगल बहुत बड़ा था और रेंजर्स का काम जंगल को बचाना और वहाँ रहने वाले जानवरों की देखभाल करने का था, क्योंकि शहर से कुछ लोग यहाँ जंगल में पार्टी करने आ जाते थे और पार्टी का कचरा यहीं छोड़ देते थे, जिससे एक हाथी के पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया था। तो इन रेंजर्स का ऑफिसर सत्या अपनी टीम और डॉक्टर्स को लेकर उस हाथी का इलाज करने इस जंगल में आए हुए थे। सत्या को जंगल और वहाँ के जानवरों से कुछ अलग ही लगाव होता है। वो हमेशा से इनकी केयर करता है और सत्या हमेशा ये चाहता था कि जंगल में कोई भी पार्टी या कचरा ना फैलाए और ना ही यहाँ के जानवरों का शिकार हो या उनको कोई परेशान करे। खैर, इसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसी रात रॉबर्ट नाम का एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उस जंगल में जानवरों की फोटोज को कैप्चर करने के लिए अपनी जगह ढूंढ रहा होता है कि तभी अचानक उसे बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो उस आवाज को फॉलो करने लगता है, और इसी दौरान उसके सामने वनरांची आ जाती है, जिसको देखकर रॉबर्ट की रूह कांप जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें दूसरा सीन देखने को मिलता है जिसमें सत्या और उसकी टीम पेट्रोलिंग करने जंगल में आते हैं कि तभी उनकी नजर एक पेड़ पर जाती है, जिस पर उन्हें एक बड़े से मकड़ी के जाले में रॉबर्ट की लाश लटकी हुई मिलती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम अय्यर होता है। अय्यर की दादी फिलहाल में ही खत्म हुई हैं। अय्यर ने लव मैरिज की होती है, इसलिए घर वाले उस लड़की को पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि दादी की मौत की जिम्मेदार वो लड़की है, क्योंकि वो मनहूस है। अय्यर के घर वाले उसको मायके से वापस लाने से भी मना कर देते हैं। इन सब बातों से अय्यर बहुत परेशान रहने लगता है। दूसरी तरफ अय्यर का ध्यान उस वाले केस की तरफ भी था। वो सोच रहा था कि रॉबर्ट की लाश की इन्वेस्टिगेशन करके उसको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन अब चेन्नई से किसी दूसरे ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जा रहा है। इसी वजह से अय्यर का दिमाग बहुत टेंशन में था। अब अय्यर और उसकी टीम मेंबर चित्रा उस जगह पर जाते हैं जहां रॉबर्ट की लाश मिली है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से होती है जिसका नाम ऋषि होता है। अब ऋषि अय्यर से उस क्राइम के बारे में पूछताछ करता है, जैसे सबसे पहले लाश को किसने देखा वगैरह वगैरह। तो अय्यर इस पर चिढ़ जाता है। इस पर ऋषि बोलता है कि उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और अगर अय्यर को उसका तरीका पसंद नहीं तो वो जा सकता है, लेकिन अय्यर के लिए उस केस की इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी, इसलिए वो नहीं जाता और उस केस के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि रॉबर्ट की लाश मकड़ी के जाल में एक कीड़े की तरह फंसी हुई लटकी थी। असल में ऐसा जाल कीड़े बनाते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, पर आसपास उन्हें कोई कीड़ा नहीं दिखा। तो अब सवाल आता है कि ये जाल बनाया किसने। यहाँ अय्यर बोलता है
कि रॉबर्ट की बॉडी को देखकर साफ पता चलता है कि ये खुद पेड़ पर नहीं चढ़ा, बल्कि किसी ने इसको मारकर इसकी बॉडी को यहाँ रखा है। इस पर चित्रा बोलती है कि बिल्कुल सही, ये मर्डर है, क्योंकि रॉबर्ट का बैग यहीं पास में पड़ा था और उसमें बहुत से पैसे और बाकी सामान भी हैं, जिससे ये साफ है कि उसको चोरी के इंटेंशन से मारा गया था। साथ ही वहीं पर पीले रंग के कनेर के फूल भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका आसपास में कोई पेड़ नहीं था। और अय्यर के अकॉर्डिंग रॉबर्ट की मौत हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि कनेर के फूल में जहर होता है जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बाद ऋषि आगे की पूछताछ करने के लिए सत्या के पास जाता है। सत्या उसे बताता है कि रॉबर्ट यहाँ पर 2 महीने पहले से रुका हुआ था। वो दिन में जंगल में घूम सकता था, पर रात में वहाँ जाना मना था। इस पर ऋषि बोलता है कि वो बाकी के फॉरेस्ट गार्ड से बात करना चाहता है। शायद किसी ने रॉबर्ट को देखा हो और वो अपने बाकी टीम मेंबर्स को आगे की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है, जिससे अय्यर फिर से चिढ़ जाता है। अब अय्यर और उसका साथी उन लोगों से मिलते हैं जो रॉबर्ट को जानते थे और उससे मिले हैं। काफी ढूंढने पर उन्हें एक अब्दुल नाम का वेटर मिलता है जो रॉबर्ट को जानता था। उन लोगों को आता देख अब्दुल भागने लगता है तो अय्यर और चित्रा उसे पकड़ लेते हैं। फिर पूछताछ करने पर वो पहले तो झूठ बोलता रहता है कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन सख्ती से पूछने पर वो बता देता है कि रॉबर्ट उस दिन रात में उल्लू की फोटो लेने जंगल गया था और वो भी उसके साथ गया था। तभी उन्हें वहाँ एक आवाज सुनाई दी जो बहुत ही डरावनी थी। वो किसी जानवर या इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत अजीब और भयानक सी आवाज थी। रॉबर्ट उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगता है तो उसको वहाँ पर वनरांची दिखाई दी जो पेड़ पर चढ़ी हुई थी और उन लोगों की तरफ बहुत गुस्से से देख रही थी। उसको देखकर वो दोनों भागने लगे और भागने में रॉबर्ट पीछे छूट गया। इसके बाद हमें जंगल में 2 फॉरेस्ट गार्ड सेल्वी और कैथी देखने को मिलते हैं। वो दोनों पेट्रोलिंग पर निकले थे। रास्ते में चलते चलते सेल्वी को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और वो एक जगह रुककर चेंज करने लगती है। इसके बाद आगे जाने पर हम देखते हैं कि रास्ते में भालू पकड़ने वाले ट्रैप लगे हुए हैं, जिसमें सेल्वी का पैर फंस जाता है, जिससे निकलने के लिए वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है। साथ ही वो पैर बाहर निकालने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है कि तभी अचानक से सेल्वी के सामने वनरांची आ जाती है और वो डर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर कैथी भागकर उसके पास आती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उधर वनरांची धीरे धीरे सेल्वी के करीब आती जा रही थी और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऋषि एक लड़की को किलर से बचाता है और फिर उस किलर को अरेस्ट भी कर लेता है। अब पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर्स इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या ऋषि को इस केस को हैंडल करने देना चाहिए या नहीं, क्योंकि 3 साल पहले ऋषि के साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें ऋषि का एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी एक आंख खराब हो गई। मतलब ऋषि की एक आंख नकली है। अब सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां सत्या कैथी और सेल्वी से पूछताछ करने लगता है। कैथी उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन सेल्वी उसे बता देती है कि कल रात उन्होंने वनरांची को देखा था, जिसकी वजह से वो अभी तक दहशत में हैं। इसके बाद हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब वनरांची सेल्वी के करीब आ रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वनरांची कुछ देर बाद खुद ही सेल्वी से दूर चली गई थी। ये सुनकर सत्या को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन इस सब पर इरफान बोलता है कि उन्हें ऋषि को एक बार इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन सत्या ये कहकर मना कर देता है कि ऋषि भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि ऋषि और उसकी टीम हॉस्पिटल में बैठे हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताती है कि रॉबर्ट बिल्कुल ही फिट और हेल्दी था, उसे कोई बीमारी वगैरह नहीं थी। और जैसा कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि वहां आसपास कनेर के फूल गिरे हुए थे जो जहरीले थे, लेकिन रॉबर्ट की बॉडी में एक बूंद भी पॉइजन नहीं था और ना ही किसी जहरीले जानवर जैसे अजगर बिच्छू का जहर था। इसके साथ ही रॉबर्ट जिस जाल में फंसा हुआ था वो भी नेचुरल था, उसे किसी आदमी ने बनाकर वहाँ नहीं लटकाया था। आगे पता चलता है कि रॉबर्ट की बॉडी को दिल्ली भी भेजा गया था, जहाँ उसकी ऑटोप्सी हुई थी और वहाँ से भी ऐसी ही रिपोर्ट्स मिली थी। अब ऋषि अय्यर और चित्रा को वैसा ही कोई दूसरा केस ढूंढने को बोलता है जो वहाँ पहले भी हुआ हो। ऋषि का मानना है कि ये मर्डर केस है और इसके पीछे कोई सीरियल किलर है जिसने बहुत ही प्लानिंग के साथ इस मर्डर को किया है और आगे भी करेगा। इसके बाद सत्या ऋषि की मीटिंग डीएफओ के साथ कराता है। ऋषि के साथ चित्रा और अय्यर भी डीएफओ ऑफिस आते हैं। जब ये लोग आपस में बात करते हैं तो सत्या बताता है कि उसे यहाँ काम करते हुए 4 साल हो गए हैं और अब वो एक रेंजर ऑफिसर है और इरफान को 30 साल हो गए हैं जो फॉरेस्टर है। अब ये लोग डीएफओ ऑफिसर से मिलते हैं जिन्होंने सारी चीजें पहले ही चेक कर ली थी। दरअसल 5 साल पहले एक बलराम नाम का ट्रक ड्राइवर था जिसकी बॉडी ऐसे ही कोकून में मिली थी। वो इसी जंगल से जा रहा था और उसका ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है
और पेड़ की टहनियाँ उसके शरीर के आर पार निकल जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। उस लाश को भी कोकून के अंदर ही पाया गया था, लेकिन ऐसा कोकून कीड़े अपने शिकार के लिए बनाते हैं और किसी इंसान को कोकून के अंदर पहली बार देखा गया था। लेकिन ऐसा कोकून एक रात में नहीं बनाया जा सकता, इसे बनाने में काफी टाइम लगता है। वहीं दूसरी ओर हम सेल्वी को देखते हैं, जो अपने घर जाने लगती है और कैथी को भी जाने को कहती है। कैथी बचपन से ही अनाथ है, वो ऑर्फनेज में ही पली बड़ी होती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई परेशान हो। इसके बाद कैथी चर्च जाकर प्रेयर करती है और फिर वो मदर लियाना से मिलने ऑर्फनेज जाती है। लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए वो उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ मदर लियाना को देखकर कैथी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर ऋषि और उसकी टीम बलराम की फैमिली और पड़ोसियों से पूछताछ करने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मरने से कुछ टाइम पहले से ही वो बहुत परेशान और डरा हुआ रहने लगा था। वो दिन रात बस यही बात करता था कि उसे एक लाल साड़ी वाली डरावनी औरत सपने में दिखाई देती है। वो उसका पीछा करती है, उसे जंगल में यहाँ वहाँ भागती दिखाई देती है। इसी वजह से वो बहुत सहमा हुआ सा रहने लगा था, जिसकी वजह से वो काफी बीमार रहता था। इसके अलावा वो एक पूजा भी करवाने वाला था, पर अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। बलराम के पड़ोसी बताते हैं कि उसके एक्सीडेंट की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत टाइम से ट्रक चला रहा था और ना ही उसका ट्रक खराब था। वो बहुत अच्छा इंसान था, उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। बलराम बस लास्ट तक यही बोलता रहा कि एक बुरी आत्मा उसका पीछा कर रही है, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। अब ऋषि और टीम मेंबर्स इस टॉपिक पर एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ नेचुरल स्पिरिट्स होती हैं, जैसे फायर, वाटर एंड फॉरेस्ट, और कई जगह उनकी पूजा की जाती है। लेकिन सारी स्पिरिट्स जरूरी नहीं है कि अच्छी ही हो। स्पिरिट्स बुरी भी होती हैं, जो लोगों को परेशान करती हैं, उन्हें डराती हैं। इसलिए कई बार लोग डर की वजह से भी इनकी पूजा करते हैं। ऐसी ही स्पिरिट है वनरांची, जो फॉरेस्ट की रक्षा करती है और जो लोग फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें डराती है। अब एक्सपर्ट से मिलने के बाद ऋषि अपने क्वार्टर चला जाता है। यहाँ आकर उसकी आंखों में दर्द होने लगता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसको एक फीमेल स्पिरिट डराने लगती है, जिसे देखकर ऋषि की भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। आगे हमें एक कॉन्ट्रैक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम एकम्बरम है। वो जंगल के पास कुछ काम कर रहा था, लेकिन अब सभी जगह वनरांची की खबर फैल गई है, इसलिए कई लोगों ने तो काम पर आना भी बंद कर दिया है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। तभी हम अगले सीन में एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं, जो कि एकम्बरम की वाइफ संगीता है। वो देर रात पास की एक लड़की, जिसका नाम धनम है, उसके साथ अपना चेकअप करा के घर लौट रही होती है। उन्हें बहुत रात हो जाती है, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत देख लेती है। वो बूढ़ी औरत संगीता और धनम को समझाती है कि तुम दोनों इतनी रात को बाहर क्यों घूम रही हो, वो भी इस हालत में। क्या तुमने वनरांची के बारे में नहीं सुना है? वो माँ बनने से पहले ही मर गई थी, उसे माँ बनने का सुख नहीं मिल पाया, इसलिए वो अजन्मे बच्चों की खुशबू से प्रेग्नेंट लेडी के पास आकर उनका बच्चा ले लेती है। वो बूढ़ी औरत संगीता को उससे बचाने का उपाय बताती है कि इससे बचने के लिए उसे एक लोहे की नुकीली चीज अपने पास रखनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों आगे चली जाती हैं और धनम का घर भी आ जाता है, जिसके बाद अब वहाँ से संगीता को अकेले आगे जाना है। वो अपने पास एक नुकीली कील रख लेती है। थोड़ी ही दूर चलने पर उसको वनरांची दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भागती हुई अपने घर आकर रुकती है। उसके घर आने के थोड़ी देर बाद उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से बजाने लगता है, जो कोई और नहीं बल्कि वनरांची होती है। संगीता वनरांची से अपने बच्चे को छोड़ने के लिए बोलती है, तो वनरांची गेट से हट जाती है और घर के ऊपर चढ़कर जहाँ उसका पति एकम्बरम सोया हुआ है वहाँ चली जाती है। संगीता को नीचे उसकी चीखें सुनाई दे रही होती हैं। वो फौरन ऊपर जाकर देखती है तो वो देखती है कि छत टूटी हुई है और एकम्बरम भी वहाँ से गायब है। ये सब देखकर वो डर की वजह से बेहोश हो जाती है और यहीं इस सीरीज का दूसरा एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरुआत होती है एपिसोड 3 की, जिसकी स्टार्टिंग में हम एकम्बरम को देखते हैं, जो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ है। तभी वो देखता है कि सामने से वनरांची उसके करीब आ रही है। ये देखकर उसकी रूह कांप उठती है और देखते ही देखते वनरांची उस पर वार कर देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम ऋषि और उसकी टीम को देखते हैं। वो लोग संगीता के घर इन्वेस्टिगेशन करने आए हुए थे, लेकिन संगीता की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और स्टेटमेंट नहीं दे सकती थी। पर वो हॉस्पिटल जाते जाते बस एक ही बात बोले जा रही थी कि वनरांची आई थी और उसके पति को अपने साथ ले गई और अब उसके बच्चे को भी ले जाएगी। लेकिन ऋषि इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। उसका मानना है कि ये एक किडनैपिंग का केस है
जिसमें एक किडनैपर संगीता का ध्यान भटकाता है और उसके बाकी सभी साथी उसके घर में थे, जिन्होंने छत पहले से ही तोड़ दी थी और एकम्बरम को ले गए, क्योंकि 5 मिनट में कोई भी छत तोड़कर एकम्बरम को नहीं ले जा सकता। अब कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स 2 डॉग्स को लेकर आते हैं और जंगल में छानबीन करने लगते हैं। तभी वो दोनों डॉग्स एक जगह पर आकर रुकते हैं और अचानक से भौंकने लगते हैं। यहाँ उन दोनों को वनरांची की दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाते हैं। अब डॉग्स को देखकर ऋषि और बाकी टीम कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन उन्हें इतना पता चल जाता है कि यहाँ कोई तो गड़बड़ है। अब ऋषि जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे अचानक से एकम्बरम की लाश कोकून में फंसी मिलती है। अब वो लोग एकम्बरम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लैब लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इसकी बॉडी भी रॉबर्ट की बॉडी की तरह अकड़ी हुई है। पूरा शरीर एक जगह पर सेट हो चुका है। तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि एकम्बरम के गले में कुछ हल्की सी मूवमेंट हो रही है। इतने में उसके मुंह से ढेर सारे कीड़े बाहर आते हैं। ऋषि उनमें से एक कीड़े को पकड़कर एक्सपर्ट के पास लेकर जाता है। एक्सपर्ट से उसे पता चलता है कि ये कीड़े सबसे अच्छा सिल्क बनाते हैं। बाकी के कीड़े जैसे वर्म्स या स्पाइडर अपने सलाइवा से सिल्क बनाते हैं, जबकि ये कीड़े सिर्फ अपने पैर के इस्तेमाल से ही सिल्क बना लेते हैं। इस पर ऋषि पूछता है कि ये कीड़े डेड बॉडीज के ऊपर कोकून क्यों बना रहे हैं, क्या कोई इनको कंट्रोल करके ऐसा करवा सकता है। इस पर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में इनको कंट्रोल करके कोकून बनवाया जा सकता है, लेकिन जंगल में तो ओपन एनवायरनमेंट है, यहाँ इनको कंट्रोल करके जाल बनवाना नामुमकिन है। अब ऋषि और उसकी टीम डीएसपी ऑफिस जाते हैं। यहाँ ऋषि बोलता है कि ये जो 3 मर्डर्स हुए हैं, ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, इनमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं और तीनों मर्डर के पीछे एक ही गैंग है, क्योंकि तीनों मर्डर्स में एक ही कंडीशन में लाश मिली है और आसपास की चीजें जैसे कनेर के फूल ये सब भी कॉमन है। और जो भी लोग ये मर्डर कर रहे हैं वो बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दे रहे हैं। वो लोग जानबूझकर डेड बॉडीज को ऐसी जगह रखते हैं जहां उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। वो बोलता है कि उन्हीं का एक आदमी वनरांची बन के जंगल में घूमता है, ताकि लोगों को लगे कि ये सब वनरांची कर रही है और उनका प्लान फ्लॉप न हो। इसके आगे हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मंगई है, जो कि डॉल्स बना के बेचती है, जिसमें वो वनरांची की डॉल्स भी बनाती है। एक दिन एक छोटी सी जाया नाम की लड़की उसकी दुकान पर आती है और उसको वनरांची की डॉल पसंद आ जाती है, तो मंगई उसको देने लगती है। तभी उस बच्ची की माँ आ जाती है और उसको डॉल लेने से मना कर देती है। इसके बाद वो जाया को लेकर घर आ जाती है। घर आकर जाया कुछ अलग सा बिहेव करने लगती है। कभी वो बाहर खड़े होकर जंगल की तरफ देखती तो कभी अचानक से कहीं गायब हो जाती, लेकिन उसकी माँ का इस बात पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जाया के पास वो वनरांची की डॉल है जिससे वो बातें कर रही है। अब रात होती है और सभी सो जाते हैं, लेकिन तभी जाया की माँ को वनरांची की दहाड़ सुनाई देती है। वो अचानक से डरकर उठ जाती है और अपने पति को भी जगाती है, जिसका नाम रतिराम है। वो लोग अपने घर में इधर उधर देख रहे होते हैं कि तभी रतिराम को वनरांची की डॉल दिख जाती है। वो उसको उठाकर बाहर ले आता है और उसको जलाने लगता है। जाया की माँ उसको ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता और वनरांची की डॉल को जला डालता है। इसके बाद हम वनरांची को देखते हैं जो अपने शिकार की तलाश में घूम रही है। उधर ऋषि को भी दिखाया जाता है, जिसकी नींद एक डरावने सपने की वजह से खुल जाती है, जिसके बाद उसे नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं ताकि वो आराम से सो पाए। इसके बाद हमें अय्यर की लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अय्यर और यमुना ने लव मैरिज की थी, लेकिन यमुना मनहूस और उसकी कुंडली में कोई दोष है, ये कहकर अय्यर के घर वाले यमुना को घर से निकाल देते हैं। अब यमुना अपने पापा के पास रहती है। उसकी माँ मर चुकी है, इसलिए उसके पापा ने उसको घर में रहने की इजाजत दे दी है। हालांकि वो उससे बात तक नहीं करते। अय्यर अपने घर में पूजा करना चाहता है, लेकिन इसीलिए यमुना को वापस लेने आया है। इसके साथ ही हम चित्रा की लाइफ को भी देखते हैं, जिसमें उसके घर पर लड़के वाले आए हुए हैं। चित्रा को भी लड़का पसंद होता है, लेकिन वो अभी शादी करना नहीं चाहती। उसके घर वाले उसको फोर्स कर रहे हैं। इसी वजह से चित्रा और अय्यर में गहरी दोस्ती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। अब आगे हमें ऋषि की लाइफ के बारे में भी पता चलता है कि ऋषि की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम विजी है। वो उसके साथ ही रहता था। एक बार उसे एक असाइनमेंट पर जाना था, तो वो विजी को यही समझाता है कि अगर उसको कुछ हो जाए तो वो किसी और से शादी कर ले। इस पर विजी मना कर देती है, क्योंकि वो ऋषि से बहुत प्यार करती है। फिर बातों ही बातों में विजी बोलती है कि अगर वो पहले मर गई तो वो उसको भूत बनकर डराएगी। और हमने कुछ देर पहले देखा था कि एक स्पिरिट ऋषि को सपने में आकर डरा रही थी, और वो स्पिरिट विजी की ही थी। इसका मतलब यही है कि विजी मर चुकी है।
और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले मंगई को देखते हैं, जो दुकान बंद करके घर लौट रही है और रास्ता बिल्कुल सुनसान है। यहाँ एक आदमी उसको अकेले देखकर उसका पीछा करने लगता है। मंगई समझ जाती है कि वो आदमी कुछ ठीक नहीं है। वो जल्दी जल्दी भागकर अपने घर आ जाती है। साथ ही वो आदमी उसके घर तक आ जाता है। तभी मंगई को वनरांची की आवाज सुनाई देती है और वो बुरी तरह से डर जाती है। वो आदमी भी जब खिड़की से उसको झांक कर देखता है तो मंगई की हालत देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब हम इस एपिसोड में देखते हैं कि सत्या और इरफान के बीच में काफी अच्छा रिश्ता है और सत्या इरफान के यहाँ खाना खाने भी जाता है। इसके अगले सीन में हम ऋषि और अय्यर को एक साथ थायंकड़ू जाते हुए देखते हैं। उनको केस की आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ दिन वहाँ रहना होगा और चित्रा बाकी का काम पूरा करके आएगी। अय्यर ऋषि से पूछता है कि क्या वो आत्माओं में विश्वास करता है। इस पर ऋषि मना करता है और वो इस बात को मानना ही नहीं चाहता कि विजी की आत्मा उसको डराती है, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ खाकर सोता है। अय्यर बताता है कि उसने स्पिरिट्स के ऊपर रिसर्च की है, जिसमें उसने पढ़ा है कि वनरांची के साथ वेब स्पिनर नाम का कीड़ा जुड़ा हुआ है। जब भी वनरांची किसी को मारती है तो वो वेब स्पिनर आकर उनकी बॉडी पर कोकून बनाते हैं, जो कि उसकी अंतिम क्रिया जैसा है। अब ये सुनकर ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ये सब बातें बकवास हैं और इन सब बातों को फाइल में ना ही लिख सकते हैं। इसके बाद वो लोग जंगल में बने गेस्ट हाउस में जाते हैं, जहाँ सत्या उनके रहने के लिए रूम सेट करवाता है। अब उनको जंगल में किसी की हेल्प भी चाहिए थी, इसके लिए वो कैथी को अपॉइंट करता है। अब बातों बातों में ऋषि सत्या से पूछ लेता है कि सेल्वी को वनरांची दिखी, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। सत्या बोलता है कि मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा कि सबको वनरांची दिख रही है। इसके बाद हमको अय्यर दिखाया जाता है, जो कि यमुना को वापस आने के लिए मना रहा है और दूसरी तरफ यमुना भी उससे दूर होकर खुश नहीं है। दोनों ही उस वक्त बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले ही पल हम चित्रा को देखते हैं, जो वीडियो कॉल पर एक लड़की से बात कर रही है। असल में चित्रा एक लड़की को पसंद करती है। वो लड़की कोयम्बटूर रह रही होती है, तो वो चित्रा से उसके घर पर रुकने के लिए पूछती है, जिस पर चित्रा खुश हो जाती है। वहीं अय्यर और ऋषि कुछ केस के रिलेटेड काम करने के लिए निकलते हैं। कैथी उनको उस जगह ले जाती है जहाँ एकम्बरम का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहीं उसका ऑफिस भी था। ऋषि और अय्यर उसके ऑफिस आते हैं और वहाँ छानबीन करना शुरू कर देते हैं, जहाँ उन्हें एक ड्रॉर में उसका दूसरा फोन मिलता है। अब वो दोनों उस सड़क को देखने जाते हैं जहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन अब काम बंद हो चुका है। उस सड़क को जंगल काटकर बनाया जाने वाला था। वो लोग उसी सड़क पर घूम रहे थे कि तभी एक तेंदुआ वहाँ आ जाता है। कैथी ऋषि को उससे छुपा लेती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ऋषि कैथी को मन ही मन थोड़ा पसंद करने लगा है। तभी अचानक मौसम भी रोमांटिक हो जाता है, लेकिन बारिश का पानी पड़ने की वजह से ऋषि को थोड़ा धुंधला दिखने लगता है, जिसके बाद वो अपनी नकली आंख साफ करता है और यहाँ कैथी को पता चल जाता है कि ऋषि की एक आंख नकली है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हम सभी को हॉस्पिटल जाते हुए देखते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि संगीता का बच्चा पेट में ही मर चुका है, जिससे संगीता गहरे सदमे में है। संगीता का मानना है कि वनरांची उसका बच्चा ले गई। अब वो लोग वापस गेस्ट हाउस आ जाते हैं, जहाँ ऋषि को अपना अतीत याद आने लगता है, जब ऋषि का उसकी गर्लफ्रेंड विजी के साथ ब्रेकअप हुआ था। विजी उससे मिलना चाहती थी, लेकिन ऋषि उससे मिलना नहीं चाहता था, जिस पर विजी ने उसको गाड़ी के नीचे आने की धमकी दी थी। तभी अचानक ऋषि को उन सब यादों से प्रॉब्लम होने लगती है। इतने में कैथी उसके लिए खाना लेकर आती है और ऋषि से उसकी नकली आंख का रीजन पूछती है। इस पर ऋषि बोलता है कि वो एक असाइनमेंट पर गया था, जहां गोली उसकी आंख पर लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी एक आंख खराब हो गई, लेकिन अब उसे एक आंख के साथ काम करने की आदत हो चुकी है। यहाँ दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और इससे पता चलता है कि ऋषि को कैथी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अब अगले सीन में हम रतिराम को देखते हैं। जंगल में उसकी एक चाय की फैक्ट्री होती है। यहाँ उसे उसकी बीवी यानी जाया की माँ कॉल करती है और बताती है कि उसने पंडित से बात की है और उसने बताया है कि डॉल को जलाकर उसने गलत किया है। वो रतिराम को जल्दी घर आने को बोलती है, क्योंकि उनको आज ही इसका उपाय करना होगा। अब रतिराम घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है कि तभी उसको वनरांची दिखाई देती है। उम्मीद है कि अब आप लोग अंदाजा लगा ही लेंगे कि आगे क्या होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सत्या अपनी पेट चिड़िया को खाना खिला रहा है। इसके बाद वो अपनी टीम को लेकर जंगल में जाता है। आजकल हंटर्स ने जंगल में बहुत सारे ट्रैप लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि वो अपना शिकार कर पाएं। और क्योंकि ये सब वहाँ इलीगल है, तो सत्या और उनकी टीम ये सब चेक करने आए होते हैं। तभी उनकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जिसने एक हाथी को मार दिया होता है और वो उसका सर काट रहा था।
वहीं दूसरी ओर ऋषि अपनी टीम को लेकर रतिराम की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने आया था। रतिराम की बॉडी एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी और जैसा कि आप जानते हैं कि वो बॉडी भी कोकून में फंसी हुई थी। इसके बाद ऋषि और अय्यर रतिराम के भाई से बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि कल रतिराम दूसरे शहर में था और उससे बात करने पर ये पता चल रहा था कि वो डरा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसी शिकारी का फोन आता है और वो उससे शिकार के पैसे मांगता है और बोलता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। अब ऋषि रतिराम की गाड़ी को चेक करता है तो उसे वहाँ एक बड़ा सा बाल मिलता है जिसे वो लैब में जांच करने के लिए भेजता है। वहीं जंगल में हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं। उन लोगों को जंगल में कुछ टूटे हुए कैमरे मिलते हैं जिनका मेमोरी कार्ड भी टूटा हुआ होता है। बस एक कैमरे का मेमोरी कार्ड ही सही था, तो वो लोग उसको सत्या के पास लेकर जाते हैं और चेक करने लगते हैं। तभी उनको पेड़ के पीछे से वनरांची आती हुई दिखाई देती है। अब इसके आगे वो कुछ देख पाते उससे पहले ही कैमरा खराब हो जाता है। यहाँ सत्या बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर वनरांची को कैमरे से क्या दिक्कत हो सकती है। उधर ऋषि और अय्यर रतिराम के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रतिराम का मानना था कि उस डॉल ने उस पर काला जादू कर रखा था, इसीलिए उसने वनरांची डॉल को जला दिया था। तभी ऋषि की नजर जाया पर जाती है जो सामने गार्डन में रांची डॉल को गाड़ रही थी। ऋषि पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि रांची डॉल को पापा ने जला दिया था, इसलिए वो गुस्सा होकर पापा को ले गई। अब मैं उसे यहाँ गाड़ रही हूँ ताकि मैं उसकी पूजा करके उसका गुस्सा शांत कर सकूं। इसके बाद ऋषि उस डॉल को बेचने वाली यानी मंगई के घर जाता है तो उसे वहाँ वनरांची की कॉस्ट्यूम मिलती है। इसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। यहाँ उससे सवाल पूछे जाते हैं। मंगई साफ इनकार कर देती है कि वो किसी रतिराम को नहीं जानती और ना ही उसने किसी को मारा है। वो आगे बताते हुए कहती है कि वो अपने माँ बाप से दूर यहाँ अकेली रहती है और डॉल बेचकर अपना गुजारा कर रही है। वो बोलती है कि एक दिन जाया अकेले आकर उससे वो डॉल मांगकर ले गई थी और वो कॉस्ट्यूम उसने एक ड्रामा के लिए ली होती है। असल में मंगई एक थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई है जिसमें वो एक ड्रामा प्ले करेगी और उसकी थीम वनरांची है और उसमें उसका मेन रोल है। उधर ऋषि सत्या से मिलने जाता है, तब सत्या उसको वो वीडियो दिखाता है जिसे देखकर ऋषि बोलता है कि ये वीडियो शायद किसी ने झूठी अफवाह फैलाने के लिए बनाई है, ये जरूरी नहीं कि यही वनरांची है। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि सेल्वम नाम के आदमी से बकरियां खरीदता था। अब आप सोचेंगे कि ये बीच में बकरियां कहां से आ गईं और इनका इस स्टोरी से क्या लिंक है, तो ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्वम यहाँ नहीं था, इसलिए उसे इन सब मर्डर केसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब वो गाँव आया तो गांव वाले उसको सब बात बताते हैं जिसमें वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहाँ ऋषि आता है। वो मंगई के पापा कालिया पेरुमल से बात करने आया था। कालिया पेरुमल उसको बताते हैं कि उनको ड्रामा और थिएटर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन मंगई का उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट था। इसीलिए गुस्सा होकर उसके पापा ने उसकी शादी 19 साल में ही करवा दी और मंगई का पति उसको बहुत मारता पीटता था। इसीलिए मंगई ने अपने पति और माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद ऋषि थिएटर में भी जाकर पता करता है कि ऐसा सच में कोई ड्रामा हो भी रहा है या नहीं, तो वहाँ उसे पता चलता है कि मंगई सच बोल रही थी। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ऋषि केस के बारे में सोचते हुए जॉगिंग कर रहा होता है कि तभी कैथी वहाँ आती है और ऋषि की शर्ट से कुछ कीड़ों को हटाने लगती है जिससे वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं कि तभी ऋषि देखता है कि सामने से विजी की आत्मा उसको गुस्से में देख रही है। ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाता है और कैथी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और इसी के साथ इस एपिसोड और पार्ट 1 का भी दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 की अब तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अभी तक की ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला पार्ट आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप भी हमें कुछ सीरीज के नाम सजेस्ट कर सकते हैं जिन्हें रिव्यू करके हम अपने चैनल पर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।